टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी। एंकर अनाउंस कर रहा था कि डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ और नाइलसू के चेयरमैन को गायब हुए लगभग 1 साल हो चुका है। बंदा इन्वेस्टर्स और बैंकों से मोटी रकम लेकर हवा हो गया था। पुलिस अभी भी केस की तहकीकात में जुटी थी। उम्मीद थी कि जल्द या देर कहीं न कहीं से उसका कोई सुराग लग ही जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि चेयरमैन किसी और देश भाग चुका है, वही जिनका पैसा डूबा था। चाहे छोटी रकम हो या करोड़ों, वो सब इंस्टेंट इन्वेस्टिगेशन और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इंटरनेशनल अथॉरिटीज से मदद की गुहार लगाई थी ताकि रेड नोटिस जारी किया जा सके और आगे की कार्रवाई हो सके। इसी बीच एक मोबाइल स्क्रीन पर यही न्यूज चल रही थी। पास ही एक टेबल पर शराब की बोतल, ग्लास और कुछ और सामान बिखरा पड़ा था। एक आदमी आराम से पी रहा था। उसके पीछे समंदर की लहरें बह रही थी और एक बोट पानी पर तैर रही थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नाइलसू था, डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का एक्स सीईओ, जो टीवी पर खुद की न्यूज देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, सब फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं तो मजे में हूं। वो इस बात से पूरी तरह खुश था कि बेवकूफ लोग लुट गए और असली खेला उसने कर दिया। उसने ग्लास उठाया, एक सिप ली और ठहाका लगाया। रात गहरी हो चुकी थी। नाइलसू अपनी बोट में चैन की नींद सो रहा था। अचानक एक आवाज आई, चेयरमैन नाइलसू, उठो। वो हड़बड़ाकर उठा। सामने देखा, एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, डार्क सूट में। नाइलसू सन्न रह गया। उसने चौंक कर घूरा और झट से उठकर बैठ गया। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी खुश हो? दूसरों का पैसा लूटकर दुनिया घूमने का मजा कैसा लग रहा है? नाइलसू ने आंखें सिकोड़कर गुस्से में पूछा, तू है कौन? आदमी खड़ा हुआ, उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आवाज भूल गए? वैसे भी मुझे तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। नाइलसू के दिमाग में अचानक फ्लैशबैक ऑन हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे कोई पुरानी याद दिमाग में क्लिक कर गई हो। वो धीरे से बड़बड़ाया, किम मुह्युक, डायरेक्टर किम मुह्युक। तू? मुह्युक धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ रहा था। नाइलसू ने घबराकर हाथ उठाया, इशारा किया कि रुक जा, दूर रह। लेकिन मुह्युक बिना रुके आगे बढ़ता गया। वो बेहद कूल अंदाज में बोला, चेयरमैन नाइलसू, मैं यहां तुझसे सिर्फ एक चीज लेने आया हूं, तेसन कैपिटल का उधार। नाइलसू का दिमाग हैंग हो गया। उसने हैरानी से पूछा, डायरेक्टर किम, तू किसकी बात कर रहा है? फिर जैसे ही सिचुएशन रियलाइज हुई, उसके चेहरे पर पैनिक मोड ऑन हो गया। वो जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी रूह कांप गई। सारे बॉडीगार्ड्स या तो जमीन पर पड़े थे या दीवार से टिके बेहोश। किसी को भी हिला डुला तक नहीं रहा था। मुह्युक ने स्मूथ टोन में कहा, शांत हो जा चेयरमैन, हम तुझे कोरिया ले जाने नहीं आए, बस पैसे लेने आए हैं। फिर उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन नाइलसू के सामने कर दी। कुछ नंबर फ्लैश हुए। प्रिंसिपल अमाउंट 150 बिलियन वोन पेंडिंग एनुअल इंटरेस्ट, 320 बिलियन वोन टोटल अमाउंट टू पे। 470 बिलियन वोन का माइंड ब्लो हो गया। उसकी आंखें फोन स्क्रीन पर अटक गई। आवाज कांपते हुए बोला, 470 बिलियन वोन? उसने 1 सेकंड में क्विक कैलकुलेशन किया और चौंक कर बोला, आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 358 मिलियन डॉलर्स। तू चाहता है कि मैं 358 मिलियन डॉलर्स जमा करूं? अब तक उसका पूरा कॉन्फिडेंस धुआं हो चुका था। चेहरा सफेद, आवाज कांपती हुई, प्लीज डायरेक्टर किम, कोई और तरीका निकाल सकते हैं? नाइलसू अब सीरियसली बिन मांगे मर्सी मोड पर आ चुका था। नाइलसू की आवाज घबराहट और गुस्से में भर गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने सब उड़ा दिए इस यॉट को खरीदने में। अब कुछ भी नहीं बचा। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा, ये क्या बकवास है? प्रिंसिपल अमाउंट डबल कैसे हो गया? तुम लोग खुद ठग हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये यॉट रख लो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं। मुह्युक ने डिसबिलीफ में अपना माथा पकड़ लिया।
उसने नाइलसू को ऐसे देखा जैसे सोच रहा हो, ये बंदा सिरफिरा है या मुझे उल्लू बना रहा है। उस रात अंधेरा सब कुछ निगल चुका था। समंदर के ऊपर एक मोटी चेन झूल रही थी। डायरेक्टर किम मोहयुक खाड़ी के किनारे खड़ा था। सिगरेट होठों से लटक रही थी। पीछे उसका असिस्टेंट चुपचाप खड़ा था। बोट में बैठे ड्राइवर को ऑर्डर मिला, चेन उठाओ। जैसे ही चेन ऊपर खिंची, नाइलसू समंदर से बाहर निकला, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ और आंखों में साफ साफ गुस्सा। मोहयुक ने कोल्ड और डेडली एक्सप्रेशन के साथ नाइलसू की ओर देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, चल गेम ओपन कर देते हैं। तूने कहाँ पैसा उड़ाया? सुन ले, माल्टा में एक शेल कंपनी 200 मिलियन वोन वर्जिन आइलैंड्स में, इन्वेस्टमेंट 150 मिलियन वोन स्विट्जरलैंड में, अकाउंट 120 मिलियन वोन। पता ये पैसा कहाँ है? नाइलसू रस्सियों से बंधा, पूरा भीगा, कांपता हुआ बोला, मुझे नहीं पता। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरी अकेली असली प्रॉपर्टी यही यॉट है। मोहयुक एकदम स्टोन फेस रहा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस ठंडे लहजे में बोला, यॉट में तो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट भी होगा। क्यों न सीधे अभी तेरे लैपटॉप से ट्रांसफर करवा दूं? नाइलसू पैनिक में चिल्लाने लगा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं पैसे नहीं लौटा सकता। मोहयुक ने बिल्कुल बेरुखी से जवाब दिया, कोई पैसा वापस नहीं करेगा, समझा? तुझे सीधा मछलियों का खाना बना देंगे। अब नाइलसू पूरी तरह हिल चुका था। वो डेस्परेट होकर चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा लेकिन पैसे नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक उसने चिल्लाकर कहा, ठीक है, कर लो जो करना है। मैं 150 बिलियन वोन प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर दूंगा। उसने गहरी सांस लेते हुए जोड़ा, ब्याज की बात मत करो, पहले ही बहुत चुका हूं। तुम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बाकी इन्वेस्टर्स भी पैसा कहीं और डाल रहे हैं, फिर भी तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो। मोहयुक ने एक नजर अपने एजेंट्स की तरफ डाली और कहा, फिर से समंदर में डालो। एजेंट्स ने ऑर्डर फॉलो किया। नाइलसू अब डर से पागल हो चुका था। वो रोने जैसा हो गया और जोर जोर से चिल्लाया, रुको, रुक जाओ, प्लीज सुनो। मोहयुक ने हाथ से इशारा किया, रुको, वापस मत फेंको। कुछ ही मिनटों बाद नाइलसू लैपटॉप के सामने बैठा था। दूसरी तरफ मोहयुक अपने फोन पर अमाउंट चेक कर रहा था। जैसे ही 350 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि मोहयुक ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, तेसन कैपिटल की सर्विस यूज करने के लिए शुक्रिया। नाइलसू गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में जलन थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत की कमाई जबरदस्ती छीन ली गई है। वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन डायरेक्टर किम मोहयुक बिना किसी रिएक्शन के शांत खड़ा रहा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी फिर से पैसों की जरूरत पड़े तो हमसे संपर्क करना मत भूलना। इसके बाद मोहयुक अपनी यॉट पर चढ़ा और वहां से रवाना हो गया, जबकि नाइलसू तमतमाया हुआ दूर जाती यॉट को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई, समंदर से एक और यॉट उभरती दिखी। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थी कि नाइलसू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। चारों ओर कई और यॉट्स आ गई थी और उनकी लाइटें सीधा उसी की ओर चमक रही थी। एक दमदार आवाज किसी यॉट से गूंजी, हम फिलीपींस कोस्ट गार्ड हैं। कोरियन पुलिस द्वारा जारी इंटरपोल रेड नोटिस के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी भी तरह की हरकत मत करना, वरना गोली चला दी जाएगी। नाइलसू का खून खौल उठा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पेट्रोल बोट्स करीब आती गई और उसकी यॉट पूरी तरह घिर गई। दूसरी ओर तेसन कैपिटल के आलीशान मैशन में एक बड़ी टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। दीवार पर चियो परिवार के पूर्वज की एक विशाल तस्वीर लगी थी। चेयरमैन चियो सुमन ने डायरेक्टर किम मोहयुक को शानदार काम करने के लिए शाबाशी दी और उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन मोहयुक ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैंने बस कंपनी के रूल्स फॉलो किए हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया। वाइस चेयरमैन चियो सुहन ने भी उसकी तारीफ की।
ये कहते हुए कि 470 मिलियन वोन की रिकवरी कोई छोटी बात नहीं थी। बगल में चेयरमैन का बड़ा बेटा चियो जीवो चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। चियो सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहियुक, तुम्हारे जैसा भरोसेमंद आदमी इस दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन मोहियुक बस सिर झुकाकर बोला, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तभी चियो सुमन थोड़ा भावुक हुआ और मजाकिया लहजे में कहा, अब तो हमें अंकल कहना शुरू कर दो, आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। वाइस चेयरमैन चियो सुहन हंसते हुए बोला, अरे भाई, मोहियुक हमारी सबसे प्यारी बहन चियो मिसियन का बेटा है, तो ये हमारे अपने ही खून का हिस्सा हुआ ना। इतना सुनते ही पूरे रूम का ध्यान उस बड़ी तस्वीर की ओर चला गया जो चियो परिवार के पूर्वज चियो तेसन की थी। चेयरमैन चियो सुमन ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, कभी बड़े बड़े लोग इस इंसान के पैरों में गिरकर पैसे मांगते थे, और आज भी हमारा साम्राज्य उसी की बदौलत चल रहा है। चियो तेसन कोरिया का सबसे अमीर और ताकतवर लोन शार्क किंग था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। कैश, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ सिर्फ उसी के कंट्रोल में था। मोहियुक ने धीरे से ड्रिंक का ग्लास उठाया, चारों ओर देखा और एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं था। सब कुछ सिर्फ चियो सुमन के पास रह गया था। जैसे ही चियो सुमन ने अपने बेटे चियो जीवो से उसकी कंपनी से गैरमौजूदगी और सीईओ यू को पकड़ने में असफलता के बारे में पूछा, जीवो ने गलती मान ली, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अपने बेटे की नाकामी से नाराज होकर चियो सुमन ने उसकी पिछली गलतियों को याद दिलाया, जिसमें उसका ड्रग से जुड़ा कांड भी शामिल था। जीवो, जो अपनी लालच और नालायकी के लिए बदनाम था, अपने पिता के लिए हमेशा शर्मिंदगी का कारण बना था। इसके बावजूद मोहियुक को आराम करने के लिए कहा गया, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो हवेली से निकलते हुए 30 सालों की मेहनत और थकान को महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने चियो परिवार के हर काम को बिना सवाल किए अंजाम दिया। फिर भी वो इस परिवार का असली हिस्सा नहीं बन पाया। जब उसने अपनी कार में बैठकर फोन चेक किया तो उसे अपनी दादी की पुण्यतिथि की रिमाइंडर नोटिफिकेशन दिखी। इसने उसे और भावुक कर दिया। वो रास्ते में एक दुकान पर रुका, कुछ सामान खरीदा और जैसे ही निकलने वाला था उसका फोन बजा। असिस्टेंट ने खबर दी कि सीईओ यू का पता चल गया है और चेयरमैन ने उसे तुरंत पकड़ने का आदेश दिया है, भले ही ये काम जीवो की जिम्मेदारी थी। मोहियुक को हैरानी हुई, लेकिन उसने तुरंत लोकेशन की ओर रुख किया। अंधेरे में छिपे खतरे। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो उसने संगी को कॉल करके उसकी लोकेशन कंफर्म की। तभी उसने देखा कि कुछ लोग डंडों के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चारों ओर से भीड़ ने उसे घेर लिया। मोहियुक गुस्से में चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पाक संगी कहाँ है? उसी वक्त पाक संगी एक सिगरेट जलाते हुए मुस्कुराया और बोला, बॉस, सॉरी आपको इतनी देर से बुलाया। मोहियुक चौंक गया और गुर्राया, तू समझता क्या है खुद को? तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई और मोहियुक को टक्कर मार दी। वो जमीन पर गिरा, लेकिन संभलते ही उसने एक हमलावर का हमला डॉज किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन हमलावर कम नहीं थे। मोहियुक एक के बाद एक को गिराता गया, लेकिन जल्द ही वो चारों ओर से घिर गया। उसे मारते हुए संगी ने सामने बैठकर उसकी ओर देखा। मोहियुक गुस्से में चीखा, हरामी। तभी एक डंडा उसके चेहरे पर जोर से पड़ा। वो जमीन पर गिरा और जब आंखें खोली तो देखा कि उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और वो एक बंद वैन के अंदर पड़ा था। मौत की साजिश, थोड़ा खून उसके हाथ पर गिरा था। उसने खुद से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? तभी उसने सामने देखा। एक गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी और उसका सामना समंदर की ओर था। वो किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। मोहियुक ने संगी को घूरते हुए चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? मुझे यहां से निकाल। संगी शांत स्वर में बोला,
ऑर्डर आया है कि तुम्हें आज रिटायर कर दिया जाए। मोहयुक गरजा, किसने कहा? चेओ सुमन, चेओ सुहन या वो नालायक जीवो? संगी ने ठंडे लहजे में कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ नौकर हैं। हमें जो कहा जाता है वही करते हैं। मोहयुक की आंखों में नफरत जल उठी, लेकिन संगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अलविदा चीफ। तभी रस्सी खोल दी गई और गाड़ी का हिस्सा नीचे गिरने लगा। गाड़ी सीधा समंदर में जा गिरी। मोहयुक ने चीखते हुए कहा, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पानी में डूबने लगी। मोहयुक छटपटाया, क्या मेरी मौत ऐसे होगी? इतनी वफादारी के बाद मुझे ऐसी सजा मिल रही है? डूबते हुए उसकी नजर पानी में तैरते एक डिब्बे पर गई, जो किसी कपड़े के थैले में बंद था। उसने मन ही मन कहा, दादी, माफ करना। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी पुण्यतिथि की पूजा करूंगा, लेकिन अब शायद मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। जीवन और मृत्यु के बीच अचानक सुबह की रोशनी चमकी। वो समंदर किनारे पड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? तभी किसी ने उसे जोर से लात मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी दूसरा वार पड़ा। मोहयुक ने दांत भींचकर सोचा, क्या स्वर्ग में भी मारकाट मची हुई है? अब सामने खड़ा लड़का उस पर टूट पड़ा, लेकिन मोहयुक ने भी जोरदार घूंसे और किक से जवाब दिया। फिर उसने लड़के को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। अरे यार, मोहयुक पूरी तरह से गुस्से में था। और फिर अचानक जोर से एक इशारा किया, लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, ये क्या हो रहा है? तभी एक लड़के ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोहयुक ने बिना वक्त गवाए उसे पानी में धक्का दे दिया। मोहयुक ने किनारे पर खड़े होकर महसूस किया कि जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। उसका शरीर एकदम हल्का लगने लगा था। फिर दो और लड़के उसकी तरफ बढ़े। मोहयुक ने गुस्से से उन पर कड़ी नजर डाली और एक जोरदार किक मारी, और वो दोनों हवा में उड़ते हुए गिर पड़े। दूसरा लड़का भी मोहयुक से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वही हुआ, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग बस देख रहे थे, जैसे पूरी फिल्म का हिस्सा बन गए हों, और मोहयुक उन सबका पिटाई कर रहा था। लड़के डर से कांप रहे थे। उनकी शक्लें देखकर लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इनका सामना हुआ हो। आखिरकार बाकी दो लड़के डर के मारे भाग गए। मोहयुक थककर जमीन पर बैठ गया। दिमाग में ढेर सारी बातें आ रही थी। फिर एक लड़का उसके पास आया और भागते हुए लड़कों को चिढ़ाते हुए बोला, आओ वापस, फिर से लड़ो। फिर उसकी नजर मोहयुक पर पड़ी और उसने हंसी के साथ कहा, भाई, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने आया था, पर यहां तो लड़के ही लड़ रहे हैं। फिर उसने मोहयुक की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? पसीना क्यों बह रहा है? मोहयुक ने उसे देखा और समझा कि ये तो उसका पुराना दोस्त ली म्यंगसू है। तभी पार्क ह्यूनसंग भी आया और मोहयुक के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, भाई, अभी भी वही किलर स्किल्स है, खुद सब संभालते हो जैसे पहले करते थे। मोहयुक कंफ्यूज होकर बोला, कहाँ हूं मैं? म्यंगसू ने झटका देते हुए कहा, क्या बोल रहे हो यार, ये ग्वांगली है। फिर उसने मोहयुक का सिर पकड़कर कहा, क्या कर रहा है तू? सियोल का लहजा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सर में चोट लगी है क्या? और फिर उसकी सिर की चेकिंग की। क्या बात है, पूरी तरह से सॉलिड लग रहा है। मोहयुक अब भी कंफ्यूज था। किस साल और तारीख में हूं मैं? उसने पूछा। म्यंगसू ने कहा, 21 सितंबर 1990। मोहयुक की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या? यार, मैं 30 साल पहले आ गया हूं, उसने खुद से कहा। तभी उसने आसमान में एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा, जिस पर बैनर लगा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पार्क ह्यूनसंग ने कहा, यार, भूख लगी है, रामेन खाने चलते हैं। म्यंगसू ने भी कहा, चलो, मैं ट्रीट करता हूं, भूख है ना? मोहयुक को अचानक याद आया कि आज 21 सितंबर 1990 है, और फिर वो बाप की तरह दौड़ पड़ा। उसके दोस्त उसे देख रहे थे,
पर वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मुह्युक बस तेजी से दौड़ रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसकी दादी, जो आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से चली गई थी। मुह्युक को याद था कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर बुलाई होती तो शायद वो बच सकती। मुह्युक जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने मुह्युक को देखा और बोला, क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया था? तू तो आज जल्दी आ गया। फिर उसने मुह्युक का हाथ पकड़ लिया। मुह्युक की आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। उसने रोते हुए कहा, दादी। दादी ने उसकी गाल पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने जल्दी क्यों दौड़ रहे थे? क्या तुमने खाना खाया? मुह्युक अब और भी ज्यादा रोते हुए दादी का हाथ थामे हुए था। दादी ने फिर पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मुह्युक ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। फिर उसने दादी को गले से लगा लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी छोटे बच्चों जैसे लगते हो, लेकिन देखो कैसे बड़े हो गए हो। हाँ, मगर जब तुम हंसते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। मुह्युक अभी रोते हुए बोला, दादी, अस्पताल चलो ना, चेकअप करवा लो। दादी ने हैरान होकर पूछा, अस्पताल? मुझे कुछ नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? मुह्युक ने जिद करते हुए कहा, भाभी, तुम शायद गिर सकती हो, एक बार चेकअप करवा लो। दादी ने फिर हंसते हुए कहा, तुम पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर मैं मरने के बारे में सोचूंगी। अब जाओ, खाना रख दूंगी कमरे में। मुह्युक ने देखा कि उसकी दादी रसोई में जा रही थी और फिर खाने के लिए कमरे में बैठ गई, जो उन्होंने तैयार किया था। मुह्युक धीरे धीरे खा रहा था और उसकी दादी उसके पास बैठी हुई थी, उसे खाने की सलाह दे रही थी और कह रही थी कि वो सालों से भूखा तो नहीं था। मुह्युक का दिल अब भी भावुक हो रहा था, क्योंकि उस साधारण से खाने में उसे अपनी दादी का प्यार और देखभाल की याद आ रही थी। फिर अचानक रसोई से शोर हुआ। मुह्युक घबराकर चिल्लाया और देखा कि उसकी दादी जमीन पर गिरी हुई थी, जूस गिरा हुआ था। मुह्युक भागकर दादी को अस्पताल ले गया। अस्पताल में वो बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर उसकी दादी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि हालत नाजुक थी और जल्दी इलाज से फर्क पड़ सकता था। सर्जरी की सख्त जरूरत थी ताकि दादी बेहोश ना हो जाए। डॉक्टर्स ने उसकी दादी का मुआयना किया और बताया कि उनकी हालत गंभीर है और अगर पहले इलाज होता तो शायद फर्क पड़ता। उन्होंने तुरंत सर्जरी की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो फिर से बेहोश न हो जाए। मुह्युक ने जो सिक्के लाए थे उन्हें हैरान होकर देखा और सोचा कि कुछ समय पहले वो सैकड़ों अरबों इकट्ठा करने वाला था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ ये है। उसका दोस्त म्यंगसू, जो उसके साथ था, ने सुझाव दिया कि सुबह अपने पिता से मिली भत्ते की रकम से खर्चे पूरे कर सकते हैं। मुह्युक ने म्यंगसू के पिता के बारे में सोचा, जो नम्पोड़ों की मेन स्ट्रीट पर बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे। मुह्युक ने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे आश्वासन दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि उसकी दादी के अस्पताल के खर्च जरूरी है और ये कोई लौटाने वाली चीज नहीं है। उसने ये भी जोड़ा कि हमने उनके हाथ से समय समय पर हजारों वोन की खाने की चीजें खाई है। दोस्त और उसके साथी वादा करते हैं कि वे मुह्युक की दादी की देखभाल करेंगे और अक्सर अस्पताल आते रहेंगे। उसके दोस्त ने पूछा कि इलाज के लिए कितनी रकम चाहिए। मुह्युक जब अपनी दादी के इलाज और दवा के बारे में पूछने के दृश्य को याद करता है तो उसे पता चलता है कि सर्जरी अनिवार्य है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। बिना सर्जरी के उसकी दादी फिर से बेहोशी की हालत में चली जाती। जब मुह्युक ने डॉक्टर से सर्जरी की लागत के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि शायद ये लगभग 1 करोड़ वोन होगी। मुह्युक, जिसने पहले मरने से पहले 1 करोड़ वोन को महत्वहीन समझा था, स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है। उसके पास केवल कुछ सिक्के होते हैं और उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। वो एक टेलीफोन बूथ में प्रवेश करता है
सिक्का डालता है और सोचता है कि ये सर्जरी शुल्क प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। फिर उसने एक कॉल किया। उसने फोन पर किसी को बताया कि वो मुह्युक है और चेयरमैन चियोन को संदेश देने के लिए कहा। मुह्युक ने उल्लेख किया कि वह चियोन मिसुक का बेटा है, उसकी बेटी का एकमात्र बेटा, और उसने अपने दादा से मिलने की तत्कालता व्यक्त की। मुआक डीन ब्यूजेन हॉस्पिटल की छत पर खड़ा था, सोच में डूबा हुआ। उसने 1990 के दौर के बारे में सोचा, जब इतने ऊंचे इमारतें नहीं हुआ करती थी। उसके मन में शक और गुस्से के विचार उठ रहे थे। वो अपने चाचा चेयरमैन सुमान को मुख्य संदिग्ध मान रहा था। मुआक को लगा कि ये वही हो सकता है, शायद कोई और जिसे वो विश्वास करता था। वो सोच रहा था कि असली दोषी कौन हो सकता है, क्या चियोन सुयान या चियोनान? वो अपनी योजना पर विचार कर रहा था कि कैसे चियोन परिवार को खत्म कर सके और तासन कैपिटल पर कब्जा कर सके। जैसे ही वो अपने प्लान पर विचार कर रहा था, पीछे से एक आवाज आई जो उसे सीधे संबोधित कर रही थी। उसने मुड़कर देखा कि एक युवक उसके पास आ रहा है और उसके नाम के बारे में पूछ रहा है। मुआक थोड़ा चौंक गया और युवक के इरादों के बारे में सवाल किया। युवक एक अधिकार वाली हस्ती लग रहा था और उसके साथ एक सख्त असिस्टेंट था। असिस्टेंट ने युवक के आचरण पर सवाल उठाया और पास खड़ा एक ठग हंसने लगा, जैसे कह रहा हो, साहब, आप हार रहे हैं। मुआक ने जवाब नहीं दिया और अजनबी को अजीब आंखों से देखा। अजनबी ने मुआक के बर्ताव के लिए उसे डांटा और ऊंचे दर्जे के लोगों के प्रति सम्मान का महत्व समझाया। मुआक ने आदमी का नाम पूछा। आदमी ने पास की बेंच पर सिर टिकाया और एक घमंडी मुस्कान के साथ अपना नाम बताया, पार्क डोंगू। मुआक को इस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने सुना था कि पार्क डोंगसू सैसाम गैंग का दूसरा इंचार्ज था और जंग डिस्ट्रिक्ट का डोमिनेटर था। पार्क डोंगसू एक लेजेंड था जिसने सिर्फ 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया और गैंग लीडर के रूप में पहचाना गया। लेकिन 1990 के क्राइम वॉर्स के दौरान उसे फंसाया गया और सिर्फ 29 साल की उम्र में मोटल में उसकी हत्या कर दी गई। मुआक ने पार्क डोंगू से सामना किया, जो सिगरेट पी रहा था। उसकी टोन बहुत मॉकिंग थी, जैसे कि मुआक उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। मुआक ने सरकास्टिक अंदाज में पूछा, क्या तुम कॉमिक बुक स्टोर चलाते हो? पार्क डोंगू के असिस्टेंट हंसने लगे, जिससे पार्क डोंगू और गुस्सा हो गया। उसने मुआक से उसका नाम पूछा और मुआक ने अपना नाम बताया। पार्क डोंगू ने उसका नाम गलत गलत तरीके से बोलने की कोशिश की, जिससे मुआक फ्रस्ट्रेट हो गया। पार्क डोंगू ने मुआक से पूछा, क्या तुम वही अच्छे बच्चे थे जिसके बारे में अफवाहें थी? मुआक ने कहा, हां, वो मेरी फैमिली थी। पार्क डोंगू ने हामी भरी और कहा, हां, तुम सही हो, ये नेचुरल था। क्या तुम स्कूल गए थे? तुम्हारी यूनिफॉर्म तो डोंगन फंक्शनल हाई स्कूल की लगती है। मुआक ने कहा, हां, गया था। पार्क डोंगू ने पूछा, क्या तुम ठग थे? मुआक ने कहा, नहीं, मैं ठग नहीं था। पार्क डोंगू ने मुआक को ताना मारते हुए कहा, तुम एक बच्चे की तरह नहीं जानते हो, लेकिन बड़ों के पास ऐसी चीजें होती हैं। उसने मुआक से पूछा, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? मुआक ने जवाब दिया, क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? अंत में मुआक ने पास आते हुए पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूं? पार्क डोंगसू ने इसे प्राकृतिक माना और कहा, हां, तुम सही हो, ये नेचुरल था। जब मुआक जाने वाला था तो पार्क डोंगू ने उसका नाम ताने मारते हुए कहा, अपनी दादी का ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। मुआक को इन शब्दों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। अपनी दादी के कमरे में पहुंचने पर मुआक ने देखा कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी दादी, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने कहा कि कोई उससे मिलने आया है। डायरेक्टर ने उसकी ओर देखा और उसका नाम लिया, मुआक। मुआक ने सोचा, तो ये डायरेक्टर किम है। मुआक ने सुझाव दिया, चलो बाहर बात करते हैं। वे एक नजदीकी कॉफी शॉप में गए और अपनी चर्चा शुरू की। मुआक ने अपना बिजनेस कार्ड प्रस्तुत किया
और खुद को चेयरमैन चेन के लिए काम करने वाले के रूप में पहचाना। कार्ड देखने के बाद मुआक ने सोचा कि मुह्युक उसके दादा के दाएं हाथ और संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वो आत्मविश्वासी और विश्वास करने योग्य व्यक्ति था जब तक वो जीवित रहा। ये वही व्यक्ति था जिसने मुआक को उसके बीते जीवन में उसकी मां के पिता के बारे में बताया था। डायरेक्टर ने उसे कहा, तुम्हें मेरे साथ सोल चलना चाहिए। मुआक ने जवाब दिया, चेयरमैन खुद क्यों नहीं आए? डायरेक्टर मुआक की इस बात से हैरान हुआ और पूछा, क्या? फिर उसने सोचा, उसकी शांति और आत्मविश्वास का क्या मतलब है? उसकी आंखें और रवैया किसी उस उम्र के व्यक्ति के नहीं लगते। ये बहुत स्वाभाविक लग रहा है, नकली नहीं। इसके बाद डायरेक्टर ने कहा, चेयरमैन एक व्यस्त व्यक्ति है, उनके पास तुम्हारे से मिलने का समय नहीं है। मुआक ने जवाब दिया, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी बेटी और मेरी मां के बारे में बात कर रहा हूं। कि मुआक ने सोचा, बिल्कुल, मुझे पता है कि वो नहीं आएंगे। शायद वो यहां आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा है। फिर मुआक ने कहा, उन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद भी कोलम का दौरा नहीं किया। अगर चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें पहले वहां जाना चाहिए। डायरेक्टर ने उसे देखा और मुआक सोचता रहा कि पिछले जीवन में उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनाथ जो भविष्यहीन था। लेकिन फिर उसकी दादी के अंतिम संस्कार की यादें उसके दिमाग में आई और उसने याद किया कि ये डायरेक्टर उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, हम तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार के खर्च को कवर करेंगे। डायरेक्टर ने कहा, तुम्हें सोल लौटना चाहिए ताकि तुम चेयरमैन बन सको। तुम्हें अपनी जीविका की चिंता नहीं करनी चाहिए अगर तुम उनकी बात मानोगे। उस समय मुआक के पास कोई विकल्प नहीं था। दादा की मदद के बिना, भले ही इसका मतलब स्कूल छोड़ना हो। लेकिन इस बार वो अलग था क्योंकि अब वो उसे जानता था। मुआक टेबल से उठ खड़ा हुआ और कहा, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उसे खुद मेरे पास आना होगा। उसने डायरेक्टर को हल्की सी झुककर सलाम किया और कहा, मैं अब जा रहा हूं। डायरेक्टर ने उसे जाते हुए देखा और सोचा, उसकी मौजूदगी कितनी भारी है, ये मुझे नर्वस कर रही है। बाद में जब मुआक सड़क पर चल रहा था, डायरेक्टर ने होटल की खिड़की से बाहर देखा और रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट में उसे एक ट्रबल मेकर बताया गया था जो हर जगह लड़ाइयां करता है। क्या उन्होंने उसे गलत आंका था? वो चेयरमैन चियोन की बेटी का इकलौता बेटा था और साधारण लड़का नहीं था। अस्पताल में मुआक ने अपनी दादी को सब कुछ बताया। उसकी दादी ने जवाब दिया, तुम क्या कह रहे हो? चेयरमैन तुम्हें सोल ले जाना चाहते हैं? मुआक ने कहा, हां, मैंने उनसे कहा कि उन्हें पहले मेरी मां की कब्र पर जाना चाहिए, फिर मुझसे मिलने आना चाहिए। उनकी बेटी की मौत को 17 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोलम बाम का दौरा नहीं किया। ये बहुत हैरान करने वाला है। उसकी दादी ने फिर पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी मां के पिता किस तरह के व्यक्ति हैं? मुआक ने जवाब दिया, हां, मैं जानता हूं। वो सोल में एक बिजनेस चलाते हैं। मैंने उन्हें उस नंबर पर कॉल किया जो आपने मुझसे छुपाया था। ये वही नंबर है जिसका उपयोग आप उनसे संपर्क करने के लिए करती थी, है ना? उसकी दादी हैरान हुई और बोली, तुम्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुआक ने जवाब दिया, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। उन्होंने 17 साल तक हमें अनदेखा किया। उसकी दादी ने कहा, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते मुआक। मुआक उठ खड़ा हुआ, अपनी दादी को गले लगाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी चिंता मत करो। बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मुआक ने अपनी दादी को गले लगाया और सोचा, दादी वो है जो मुझे बिना शर्त प्यार करती है। पिछले जीवन में मैंने उन्हें बिना किसी चेतावनी के भेज दिया था, लेकिन इस बार ये अलग होगा। मैं उन्हें खुश करूंगा। उसने उन्हें गले लगाते हुए अपने विचारों में खो गया। इस बीच सोल के एक मेंशन में चेयरमैन चेन तासन अपनी कुर्सी पर बैठे और पूछा। उसने कहा, अगर मैं उससे मिलना चाहता हूं तो मुझे खुद उसके पास जाना होगा।
डायरेक्टर ने जवाब दिया। हाँ चेयरमैन, उसने कहा कि वो केवल तभी आपसे मिलेगा जब आप उसकी मां की कब्र पर जाएंगे। चेयरमैन चेन ने जवाब दिया, क्या वो असहनीय हो रहा है या बस अपने दिमाग से बाहर है? खैर, उसने मेरी दिलचस्पी प्राप्त कर ली है। मैं ब्यूजेन जाऊंगा। मैं देखूंगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। अगर वो उपयोगी हो सकता है तो मैं उसे अच्छे से उपयोग में लाऊंगा, जैसे कि हमारे परिवार के लिए एक वफादार दास। मुआक ने स्कूल की क्लासरूम में कदम रखा और उसके दोस्त मुमु ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। अरे मुआक, तुम्हारी दादी कैसी है? मुमु ने चिंता भरे स्वर में पूछा। मुआक ने जवाब दिया, धन्यवाद माकासु, वो अब अस्पताल से बाहर है। वो एक टेबल पर बैठते हुए और अपना बैग डेस्क पर रखते हुए बोला, आपकी चिंता का शुक्रिया। नोसु ने सुझाव दिया, क्योंकि तुम अभी अभी स्कूल लौटे हो तो क्यों ना हम क्लास छोड़कर पुल चले? मुआक ने अपना सिर हिलाते हुए और अपने किताबें बैग में डालते हुए कहा, तुम ही ने कहा था कि मैं एक समय के लिए स्कूल से बाहर था और अब तुम पूल जाने का सुझाव दे रहे हो। मुझे लगता है कि हमें क्लास के लिए तैयार होना चाहिए। इस बीच उसके सहपाठी, जिनमें मुमसू और अन्य शामिल थे, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वो पढ़ाई के प्रति गंभीर था। तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुगिया? मुमु ने चकित होकर पूछा। ये अभी भी 1990 है। दुनिया के खत्म होने में 9 साल बाकी है। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? मुआक ने अपने विचारों पर विचार किया कि हाई स्कूल में पढ़ाई उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। उसने केवल अपने दादा से मिलने के बाद उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया था। उसका मन एक याद में बहक गया जब वो अपने दादा के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। उसका सिर विचारमग्न होकर झुका हुआ था। उसके दादा, जो उसे तीव्रता से देख रहे थे, मुगु को आज भी याद थी। एक बार उसे बताया था कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस दिन से कोरिया विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में प्रवेश पाना है। उसे शायद इसका सबसे छोटा मौका भी नहीं था। उसके दादा ने यह निर्धारित करने के लिए इसे एक उपाय के रूप में योजना बनाई थी कि मुदा एक योग्य व्यक्ति बन सकता है या नहीं। उसके दादा ने यह भी सुनिश्चित किया था कि जब तक मुआक उनके छत के नीचे रहे, उसे भूखा न रहना पड़े। लेकिन असफलता के परिणाम स्वरूप चन परिवार और उसके बीच संबंध समाप्त हो जाते। मुआक ने अपने दादा के शब्दों को दिल से लिया, ये समझते हुए कि यही उसका एकमात्र तरीका है जीवित रहने और अपने दादा की मान्यता पाने का। उसने कोरियन लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बिना थके पढ़ाई की, अपने दादा की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत से प्रेरित होकर। उसके बाद चन परिवार ने उसे निर्दयतापूर्वक एक रक्त संबंधित सेवक के रूप में इस्तेमाल किया। क्लासरूम में बैठकर उसने महसूस किया कि इस बार चीजें अलग होंगी। उसने एक नए लक्ष्य के साथ पढ़ाई करने का निश्चय किया, एक ऐसा लक्ष्य जो उसके भविष्य को परिभाषित करेगा। स्कूल में सभी लड़के बातचीत कर रहे थे और गलियारे में घूम रहे थे। तभी अचानक शिक्षक एक छड़ी लहराते हुए दिखाई दिए और चिल्लाए, अपनी क्लास में जाओ, सबक शुरू होने वाला है। तुम अभी तक क्लासरूम में क्यों नहीं हो? शिक्षक क्लासरूम में प्रवेश करते हैं और एक छात्र खड़ा हो जाता है ताकि उन्हें स्वागत करे और अन्य छात्रों से भी ऐसा करने के लिए कहता है। शिक्षक यहां है, उन्हें झुककर नमस्ते करो। सभी छात्र खड़े होकर हल्का सा झुककर शिक्षक का स्वागत करते हैं। फिर शिक्षक ने जोर से मुआक को पुकारा, जिससे वो अपने विचारों से बाहर निकला। उसने सोचा कि समस्या क्या है और शिक्षक के पास गया। शिक्षक ने छड़ी लहराते हुए मुआक के सिर पर रखी और कठोरता से कहा। टीचर ने गुस्से में पूछा, तुम्हें स्कूल आए हुए कितने दिन हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल कोई खेल का मैदान है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? मुआक ने समझाने की कोशिश की, मुझे माफ कर दे सर, मैं अपनी दादी की देखभाल कर रहा था। इसके जवाब में टीचर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम जैसे लोग अपनी दादी की देखभाल नहीं कर सकते। तुम कहीं शराब पीने गए होंगे। कैसे हिम्मत की तुमने ऐसे बोलने की? अब जल्दी से बैठ जाओ। टीचर अब भी चिल्लाते हुए मुआक से कहा, नीचे बैठो।
मुआक घुटनों के बल बैठ गया और सोचने लगा कि इस स्थिति और टीचर के व्यवहार का कारण क्या हो सकता है। उसे याद आया कि उसके फ्रेशमन ईयर में उसके एचआर टीचर की बदनाम रेपुटेशन थी, जिस वजह से उसे ये उपनाम मिला था। अचानक टीचर ने फिर से थप्पड़ मारा और पूछा, तुमने कैसे हिम्मत की मुझे ऐसे देखने की? क्या तुम पागल हो गए हो? मुआक ने महसूस किया कि टीचर छात्रों को जानवरों की तरह ट्रीट करता है। धमकी भरे अंदाज में टीचर ने उसे फिर से नीचे बैठने का आदेश दिया। मुआक सोचने लगा कि टीचर की उम्र मुश्किल से 30 साल के आसपास है। मुआक को एक और कारण याद आया कि टीचर उसे इतनी कड़ाई से क्यों ट्रीट करता है। साल की शुरुआत में टीचर ने उसकी दादी से खुलेआम रिश्वत मांगी थी। उसकी दादी पैसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुआक ने उन्हें मेहनत से कमाए 10,000 वोन के बिल देने से रोक दिया। मुआक के रिश्वत देने से इनकार करने पर टीचर ने पूरे फ्रेशमन ईयर में उसे तंग करने का मौका देखा। ये सभी विचार और यादें मुआक के दिमाग में आई जब वो क्लासरूम में टीचर के थप्पड़ों को सहते हुए खड़ा था। टीचर अब भी चिल्लाते हुए आदेश दे रहा था कि वो नीचे बैठे। मुआक जल्दी से जमीन पर गिर पड़ा, हाथ और पैर फर्श पर रखते हुए अपनी पीठ ऊंचा किया। टीचर उसके पीछे खड़ा था और चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे कामों के बारे में नहीं पता? तुम जैसे लड़के यहां से निकलने के बाद गैंगस्टर बन जाते हैं। क्या मैं गलत हूं? जैसे ही टीचर उसे छड़ी से मारने वाला था, किसी ने क्लासरूम में प्रवेश किया और आवाज लगाई, टीचर पार्क। टीचर ने घूमकर देखा तो वाइस प्रिंसिपल खड़ा था। टीचर ने पूछा, क्या है वाइस प्रिंसिपल? वाइस प्रिंसिपल ने जवाब दिया, आपकी क्लास में एक छात्र मुआक नाम का है। टीचर कंफ्यूज हो गया। स्कूल के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई और डायरेक्टर बाहर आया। उसने कार का दरवाजा खोला और मुआक को अंदर बुलाया। मुआक कार में बैठ गया, जबकि छात्र बालकनी पर चढ़कर और क्लासरूम से बाहर निकलकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। यहां तक कि टीचर, जो मुआक को मारने वाला था, भी वहां खड़ा होकर हैरान था। पास के छात्रों ने एक दूसरे से फुसफुसाया, क्या वह इंपोर्टेड कार है? मुआक ने कार में बैठते हुए देखा कि चियोन तासन अंदर अखबार लिए बैठे हैं। मुआक ने उन्हें देखा और उन्होंने कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम मुआक के बेटे हो? मुआक ने अपने दादा को देखा और सोचा, आखिरी बार मैंने उन्हें 20 साल पहले देखा था। मुआक ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पिता किम तेसो और मेरी मां चियान मुआक है। उसके दादा ने हल्की सी हंसी ली और कहा, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं यहां हूं। मुआक ने पूछा, क्या आप मेरी मां की कब्र पर गए थे? चियोन तासन ने जवाब दिया, हां, गया था। मुआक ने नीचे देखा और कहा, मैंने सुना है कि उनके गुजर जाने के बाद आप उनकी कब्र पर कभी नहीं गए। मैंने सोचा कि आपके पहले उनकी कब्र पर जाना बेहतर होगा, फिर मुझसे मिलने आना चाहिए। और मेरी दादी, जिन्होंने मुझे पाला, भी ठीक नहीं है। मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। मैं इसके लिए माफी नहीं मांग सकता, क्योंकि यह स्पष्ट है। चियोन तासन रुके और मुआक को देखकर सोचा, इस बच्चे को देखो, ये युवा लड़का मुझसे डरता हुआ नहीं लगता। फिर उन्होंने मुआक से पूछा, तुमने मेरे बारे में सुना है? मुआक ने उन्हें गंभीरता से देखा और सोचा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वो कोरियाई निजी ऋण उद्योग में एक लेजेंड है। वो युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया आए और एक मजदूर के रूप में शुरू किया। धीरे धीरे वे 1970 के दशक में आर्थिक हलकों में उठ खड़े हुए। तब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, चाहे वो चीएल हो या राजनीतिज्ञ, जिसने उनसे पैसे न लिए हों। यहां तक कि 1990 के दशक में भी उन्होंने देश के वित्तीय लेन देन को प्रभावित किया। ये चियोन तासन है। फिर मुआक ने अपने विचारों से बाहर निकलकर अपने दादा से कहा, हां, मैंने आपके बारे में थोड़ा सुना है। आप एक बिजनेस चलाते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। चियोन तासन ने जवाब दिया, मैं सोल में एक छोटा निजी ऋण व्यवसाय चलाता हूं। क्या तुम्हें पता है कि एक निजी ऋणदाता क्या करता है? मुआक ने उन्हें एक सरकास्टिक एक्सप्रेशन के साथ देखा और सोचा, यह बिल्कुल भी छोटा व्यवसाय नहीं है, दादा।
फिर उसके दादा ने पूछा, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुआक ने अपने सिर पर हाथ रखा, अपने मुंह को छिपाते हुए एक विचारशील और सरकास्टिक मुस्कान के साथ सोचा